अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम बीएससी पार्ट 2 बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी। ये मैथमेटिक्स की बुक है जो बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स में यूज़ होती है और बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम का 2 सेक्शन नंबर सी और सेक्शन नंबर डी इस बुक से बनता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10। प्रीवियस वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 10 में जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थी 5 डेरिवेशंस वो डिस्कस की हैं और इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, हमने सॉल्व की थी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी और एग्ज़ाम में रिपीटेडली आई हैं। तो आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक वीडियो होगी और उस एक वीडियो में वो तमाम प्रॉब्लम्स होंगी जो एग्ज़ाम्स में आई हैं, प्रीवियस ईयर्स में आई हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो एक वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी डेरिवेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें सारी डेरिवेशन हैं, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2016 में आया है, वो क्वेश्चन है prove that the least speed with which a particle must be projected so as to pass through points P and Q at heights hp and hq respectively is given by v naught minimum is equal to hp plus hq plus pq। हमें प्रूफ करना है कि एक पार्टिकल जिसको हमने मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है, और वो पार्टिकल 2 पॉइंट्स P और Q से पास होता हुआ जिनकी हाइट्स HP और HQ है, उसकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए √h g प्लस HP प्लस HQ प्लस PQ। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं वो मोस्टली प्रूफ के ही हैं, प्रूफ दैट के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो 2016 में आया है, ये हम डिस्कस करते हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि जो लीस्ट स्पीड होगी जिससे वो पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ होगा जब वो पॉइंट P और पॉइंट Q को पास करेगा, तो उसकी मिनिमम स्पीड ये होनी चाहिए। हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए हम एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट V नॉट बी द लीस्ट स्पीड विद विच अ पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड, S be the focus, let PM and QN be the perpendicular distances of point P and Q from the directrix, y is equal to V naught square upon 2g। तो V नॉट वो लीस्ट स्पीड है, वो मिनिमम स्पीड होगी जिससे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा। S होगा फोकस, PM और QN होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पॉइंट P और Q से, और डायरेक्ट्रिक्स होगी y इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। ये है हमारे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, इसको अप्लाई करते हुए हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है। ये हैं 2 पॉइंट्स P और Q, यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और वो पार्टिकल इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए यहाँ पे आया है। ठीक है, ये दो हैं और इन दोनों पार्टिकल्स की हाइट HP है पॉइंट P की हाइट और HQ है पॉइंट Q की हाइट। इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं PM और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है QN। ये है डायरेक्ट्रिक्स V नॉट स्क्वायर अपॉन 2g और पॉइंट P और Q के जो बीच में पॉइंट है S, इसे हम कहते हैं फोकस। तो फिगर से हमें पता चल रहा है कि V नॉट स्क्वायर अपॉन 2g बराबर होगा HP प्लस PM के। तो डायरेक्ट्रिक्स बराबर है HP मीन्स के हाइट एट पॉइंट P प्लस PM जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली V नॉट स्क्वायर अपॉन 2g बराबर है HQ प्लस QN के। HQ इज़ द हाइट एट पॉइंट Q प्लस QN द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को करना है ऐड। तो V नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, V नॉट स्क्वायर अपॉन 2g हमने कर लिया ऐड, इज इक्वल टू HP प्लस PM फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड HQ प्लस QN फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा V नॉट स्क्वायर अपॉन g, HQ प्लस HQ से हमने अरेंज कर लिया, PM प्लस QN इसे हमने अरेंज कर लिया।
तो by using focus directrix property of the parabola we have PM is equal to PS and QN is equal to QS। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की जिसके अकॉर्डिंग PM और PS ये हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर। ठीक है, PM था परपेंडिकुलर डिस्टेंस और PS था डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू फोकस। सिमिलरली QN था परपेंडिकुलर डिस्टेंस और QS है फ्रॉम पॉइंट Q टू द डिस्टेंस ऑफ दी फोकस। तो ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की जिसके अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया। तो V0 अपॉन जी HP प्लस HQ सेम, PM और QN की जगह हमने रिप्लेस किया PS प्लस QS। Now V0 is least when SP plus SQ is least, which is least when S lies on PQ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि V0 जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, वो मिनिमम उस टाइम होगी जब ये फोकस लाई करेगा, मींस के पॉइंट S लाई करेगा इन दोनों पॉइंट्स P और Q के, और ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट S जब लाई करेगा PQ के तो SP और SQ बराबर हो जाएगा PQ के। यहाँ पे SP और QS या SP और SQ इसकी जगह हमने रिप्लेस करना है PQ। V0 अपॉन जी इज इक्वल टू HP प्लस HQ प्लस PQ। इन दोनों पॉइंट्स की जगह, क्योंकि ये पॉइंट S लाई कर रहा है पॉइंट P और Q के, तो इन दोनों को हमने इक्वल टू ले लिया PQ के। इसको हमने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे हमें चाहिए मिनिमम स्पीड V0 की, तो इसके ऊपर स्क्वायर, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, और यहाँ से G को हमने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ पे V0 को स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने इन बोथ साइड पे ले लिया स्क्वायर रूट। तो ये प्रूव हो गया कि V0 मिनिमम बराबर है √G HP प्लस HQ प्लस PQ के। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 और ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्रोजेक्टाइल हैविंग हॉरिजॉन्टल रेंज R reaches a maximum height h, prove that it must have been launched with an initial speed equal to √G R² plus 16h² upon 8h at an angle with the horizontal given by sin inverse 4h upon √R² plus 16h²। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 जो एग्ज़ाम में 2013 में आया है और चांसेस हैं कि ये दोबारा से रिपीट हो सकता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज R है, वो मैक्सिमम हाइट पे रीच कर रहा है। हमें ये प्रूव करना है कि जब वो प्रोजेक्टाइल जब उसने मैक्सिमम हाइट रीच की है तो उसकी इनिशियल स्पीड जिससे वो लॉन्च हुआ है वो ये होनी चाहिए, और उसे इस एंगल से लॉन्च किया गया है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है इनिशियल स्पीड। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड किसी भी प्रोजेक्टाइल की वो इस फॉर्मूले के थ्रू गिवन होती है, R इज़ इक्वल टू 2V0² साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन G। मैक्सिमम हाइट h रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, और किसी भी प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट इस फॉर्मूले के थ्रू गिवन होती है। यहाँ पे हमें गिवन है R² प्लस 16h², पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो R² प्लस 16h² की जगह हमने R की जगह R का फार्मूला पुट किया है और स्क्वायर लगा है, प्लस 16 फार्मूले का, और h हाइट का फार्मूला पूरा हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है, स्क्वायरिंग की है। इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास R² प्लस h² की वैल्यू आ जाएगी 4V0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन G²। बोथ साइड्स पे हमने अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है G से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा G R² प्लस 16h², और यहाँ पे क्योंकि ये G² था तो एक G न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में रिमेनिंग एक ही G बचेगा। तो ये टर्म हो जाएगी 4V0² साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन G के। ठीक है, इसे हमने फर्दर सॉल्व करना है, तो फर्दर सॉल्व हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से हमें इनिशियल स्पीड बताई गई जिससे वो लॉन्च होगा G R² प्लस 16h² अपॉन 8h। तो ये टर्म हमने फाइंड आउट कर ली है, G R² प्लस 16h² की जो थी 4V0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन G।
ये टर्म जो है 8h, अब हमने इसके थ्रू इसको सॉल्व करना है। 8 है ये फॉर्मूले का, और ये हाइट का फॉर्मूला जो किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए हम यूज़ करते हैं। इसे हमने सिंप्लीफाई किया है वी नॉट स्क्वायर के लिए, तो वी नॉट स्क्वायर के लिए सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टर्म आई है GR² + 16h² 8h। यहाँ पे हमें चाहिए वी नॉट की स्पीड, इनिशियल स्पीड चाहिए, तो दोनों साइडों पे हमने ले लिया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये प्रूव हो गया कि इनिशियल स्पीड जिससे उस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे, जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी r और मैक्सिमम हाइट h होगी, वो होगी √GR² + 16h² अपॉन 8h। तो पार्ट ए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, जो था एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल गिवन बाय साइन इनवर्स 4h अपॉन √r² + 16h²। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है 4h के लिए, तो 4h के लिए हो गया कांस्टेंट 4, और हाइट का फॉर्मूला हमारे पास था V0² sin² अल्फा अपॉन 2g। सिमिलरली इसे हमने सिंप्लीफाई किया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास 4h की वैल्यू बच रही है 2V0² sin² अल्फा अपॉन g। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, जैसे क्वेश्चन में गिवन था एंगल के साथ √r² + 16h², तो इससे हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है r² + 16h² से। तो r² 16h² की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी अभी क्वेश्चन में, तो इस पर हमने ले लेना है अब स्क्वायर रूट, क्योंकि क्वेश्चन में जो एंगल था वो था स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने इसे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास 4h अपॉन r² + 16h² की वैल्यू आ रही है साइन अल्फ़ा। हमें चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू, जिससे उस पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो ये साइन हम भेज देंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4h अपॉन √r² + 16h²। ये दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं क्वेश्चन के, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये था क्वेश्चन जो 2013 में आया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये रिपीटेडली 2 साल आया है, 2011 में भी और 2019 में भी, और चांसेस हैं कि ये नेक्स्ट ईयर और कमिंग ईयर्स में दोबारा रिपीट हो सकता है। द क्वेश्चन सेज अ कैनन हैज़ इट्स मैक्सिमम रेंज r, प्रूव दैट द हाइट रीच्ड इज़ 1/4r and p the time of flight is √2r upon g। तो एक कैनन है जिसकी मैक्सिमम रेंज r है, हमें प्रूव करना है कि जो हाइट जिस पे वो पहुंच सकता है वो है 1/4r, और सेकंड पार्ट में कहता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ √2r अपॉन g। सबसे पहले तो हमें पता है कि रेंज ऑफ द कैनन और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाय r इज़ इक्वल टू V0² sin² अल्फा अपॉन g। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम उस टाइम होती है जब उस पार्टिकल को हम 45 डिग्री से लॉन्च करें या फिर प्रोजेक्ट करें। तो r बराबर हो जाएगा V0² अपॉन g की, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ये रेंज उस टाइम होती है जब रेंज मैक्सिमम होती है, जब इसका एंगल 45 डिग्री होता है। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय h इज इक्वल टू V0² sin² अल्फा अपॉन 2g। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम एंगल यूज़ करते हैं 45 डिग्री। तो जब एंगल 45 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन अल्फा बराबर होता है 1/√2 के, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने ले लिया स्क्वायर 1/√2 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 1/2। तो हाइट बराबर हो जाएगी V0² अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाय 1/2 V0² अपॉन 4g। 1/4 को हमने सेपरेट कर लिया और V0² अपॉन g को हमने कर लिया सेपरेट। तो V0² अपॉन g बराबर होगी मैक्सिमम रेंज के, जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे 45 डिग्री एंगल के साथ। तो V0² अपॉन g हमें पता है कि इसके बराबर है मैक्सिमम रेंज के। हाइट बराबर हो जाएगी 1/4r के, जैसे हमें क्वेश्चन के पार्ट ए में कहा गया था। ठीक है, पार्ट नंबर बी था टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल गिवन बाय t इज इक्वल टू 2V0 अपॉन g 1/√2। ठीक है, साइन अल्फ़ा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, साइन 45 की वैल्यू जो थी 1/√2। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया 2V0√2g। इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, V0 की वैल्यू हमें पता है बराबर है √r(g) के। ये हमें कहाँ से पता चली, ये हमें पता चली इक्वेशन नंबर 1 से। ये वाली इक्वेशन को
हमने सॉल्व किया है तो हमें वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। ठीक है, वी नॉट यहीं पे रहेगा, ये जी मल्टीप्लाई होगा इस आर से, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर जी। यहाँ से हमने वी नॉट की वैल्यू लेके और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करनी है। तो टी बराबर हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 एज इट इज़। वी नॉट की जगह हमने लिख दिया अंडर रूट आर जी अपॉन जी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इस जी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी मल्टीप्लाई बाई जी इस तरह से, और सिमिलरली इस 2 को भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरह से इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 आर अपॉन जी, जैसे हमें क्वेश्चन के पार्ट 2 में कहा गया था। तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, ये दोनों पार्ट्स हमने कर दिए हैं प्रूफ। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और 2009 और 2017 में ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन हैविंग मजल वेलोसिटी v नॉट एंड प्रूव दैट द हाइट रीच्ड इन दिस केस इज़ v नॉट स्क्वायर अपॉन 4g। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम पॉसिबल रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल की जिसको कैनन से फायर किया गया, और उसकी वेलोसिटी जो मजल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो है वी नॉट। और हमें ये भी प्रूव करना है कि जो हाइट होगी जिस पे वो रीच करेगा वो होगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g। हमें पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आर इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फ़ा अपॉन जी। रेंज हमेशा मैक्सिमम जब होगी जब साइन अल्फ़ा मीन्स कि जब अल्फ़ा होगा 45 डिग्री या फिर पाई बाय 4। तो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन टू अल्फ़ा इज़ मैक्सिमम। साइन टू अल्फ़ा मैक्सिमम जब होता है जब साइन टू अल्फ़ा बराबर होता है 1 के, टू अल्फ़ा वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू पाई बाय 2, सो अल्फ़ा वुड बी इक्वल टू पाई बाय 4। सिमिलरली हमने यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा की जगह सब्सटीट्यूट करना है पाई बाय 4, इसे हमने सिंप्लीफाई किया। साइन पाई बाय 2 बराबर होता है 45 डिग्री के और 45 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो रेंज बराबर हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के, और ये मैक्सिमम रेंज होगी। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल को जब हम एंगल पाई बाय 4 या फिर 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो हमेशा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है। वी नो दैट द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, सिमिलरली हमें पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट को हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मूला है h इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। अब यहाँ पे जैसे हमने मैक्सिमम रेंज की बात की थी तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम वही सेम एंगल 45 डिग्री या फिर एंगल पाई बाय 4 यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने अल्फ़ा की जगह पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करा है। पाई बाय 4 की वैल्यू या फिर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 अपॉन 2 के। तो हाइट किसके बराबर हो जाएगी, हाइट सिंपली बराबर हो जाएगी h इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। तो हाइट वुड बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g। हमने प्रूफ कर दिया जैसा कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, 2009 और 2017 में एग्ज़ाम में आया है और चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी रिपीटेडली पास्ट ईयर्स में 2 साल आया था, तो उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में 3 टाइम्स आया है, 2010, 2012 और 2015 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज सेट 10 से, एंड द क्वेश्चन सेज द रेंज ऑफ अ राइफल बुलेट इज़ 1200 yards व्हेन अल्फा इज़ द एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन। Show that if the rifle is fired with the same elevation from a car traveling at 10 miles per hour towards the target, the range will be increased by 220 under root tangent alpha feet। यहाँ पे हमें कहा गया है कि राइफल बुलेट है जिसकी रेंज है 1200 यार्ड्स, जब उसे हमने अल्फ़ा एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन से लॉन्च किया है। शो दैट इफ़ द राइफ़ल इज़ फायर्ड, हमें ये शो करना है कि अगर वो राइफ़ल सेम एलिवेशन से फायर की गई है लेकिन उस कार से जो ऑलरेडी टारगेट की तरफ ट्रैवल कर रही है 10 माइल्स पर आवर से, तो जो उसकी रेंज होगी वो इंक्रीज़ होकर 220 अंडर रूट टेंजेंट अल्फ़ा फीट हो जाएगी। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है रेंज वो है 1200 यार्ड्स। यार्ड्स को
हमें कन्वर्ट करना है फीट में, तो यार्ड्स को सिंपली फीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 3 से। तो रेंज 1200 यार्ड्स बराबर हो जाएगी 3600 फीट के। v है 10 माइल्स, जो है उस कार की स्पीड जो टारगेट की तरफ मूव हो रही है वो है 10 माइल्स पर आवर। तो माइल्स को फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 5280 फीट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, या फिर पहले हम माइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं यार्ड्स में, इसको 1760 से मल्टीप्लाई करके, और फिर हम इसे फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 करवा के। और आवर्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 3600 से डिवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से हमारी वैल्यू जो v की वैल्यू है वेलोसिटी, वो 10 माइल्स पर आवर से हो जाएगी 44/3 फीट पर सेकेंड। g की वैल्यू कांस्टेंट है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये कन्वर्जन हमने इसलिए की है ताकि हमारी रेंज, वेलोसिटी और g इन सब की यूनिट्स फीट और सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएँ, ठीक है। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हमें पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज इस फॉर्मूले के थ्रू गिवन होती है, विच इज़ v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन g के। तो v0 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएगा √rg अपॉन साइन 2 अल्फ़ा। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है अपनी फर्स्ट रेंज के लिए, जो थी फर्स्ट रेंज से फाइंड आउट की है, जो थी रेंज ऑफ अ राइफल बुलेट। अब हमने फाइंड आउट करनी है लेट r1 बी द न्यू रेंज इन केस ऑफ अ कार। अब वो न्यू रेंज हमें फाइंड आउट करनी है जो कार की टर्म्स में है, जबकि वो कार ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स द टारगेट विद द स्पीड ऑफ 10 माइल्स पर आवर। तो ये इंक्रीज जो रेंज होगी वो होगी r0 इज इक्वल टू 2v0 साइन अल्फ़ा अपॉन g, v0 कॉस अल्फ़ा प्लस v। इसमें वो वेलोसिटी भी एडेड है जो कार की अपनी वेलोसिटी है जिससे वो टारगेट की तरफ मूव कर रही है। तो इंक्रीज इन रेंज होगी r डैश माइनस आर, ठीक है। r डैश माइनस आर इज इक्वल टू 2v0 v साइन अल्फ़ा अपॉन g। हमारे पास जो v0 की v0 की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी √rg अपॉन साइन 2 अल्फ़ा, 2v साइन अल्फ़ा अपॉन जी हमने एज इट इज़ लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2v साइन अल्फ़ा अपॉन जी √rg अपॉन 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस साइन अल्फ़ा को हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। तो ब्रैकेट में दोनों में से जो एक पेयर आता है बाहर, तो इस तरह से हो जाता है साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमने इसे कुछ इस तरह से सिम्प्लीफाई किया है, इस जी को भी और इस साइन अल्फ़ा को भी, कि हमने इसे अंडर रूट में लिख के और एक पेयर से बाहर निकाल लिया, और जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो कैंसिलेशन हो रही थी वो कैंसिलेशन करने के बाद हमें इस तरह से एक वैल्यू मिली है v इज इक्वल v √2r साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर होता है टेंजेंट अल्फ़ा के। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आई √2r अपॉन जी टेंजेंट अल्फ़ा। तो जो इंक्रीज रेंज थी वो हो जाएगी v √2r अपॉन जी टेंजेंट अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा को हमने कर लिया है सेपरेट। v की वैल्यू जो वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 44/3 फीट पर सेकेंड। 2 को हमारे पास फॉर्मूले का रेंज थी 3600 फीट, और g की वैल्यू कांस्टेंट है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर √2 टेंजेंट अल्फ़ा। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इंक्रीज रेंज आई है जो हमें प्रूव करनी थी वो है 220 √2 टेंजेंट अल्फ़ा फीट। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम एक्सरसाइज सेट 10, और एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि ये 3 साल ऑलरेडी आ गया है, और कमिंग ईयर्स में ये दोबारा से आ सकता है क्वेश्चन में। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फ्रॉम एक्सरसाइज सेट 10। एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग विद कांस्टेंट स्पीड v0 एंड एट कांस्टेंट हाइट h. शो दैट इफ अ गन इज़ फायर्ड पॉइंट ब्लैंक एट द एरोप्लेन आफ्टर इट हैज़ पास्ड डायरेक्टली ओवर द गन, when its angle of elevation as seen from the gun is alpha, the shell will hit the aeroplane provided that 2v cos alpha minus v0 tangent square alpha is equal to gh, where v is the initial speed of the shot, the path being assumed parabolic.
तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है। इन बेसिक इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें बताया गया कि एक एरोप्लेन है जो कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई कर रहा है। उस एरोप्लेन की स्पीड है v0। ठीक है, एरोप्लेन की स्पीड v0 है और उसकी हाइट कांस्टेंट है h। कांस्टेंट का मतलब है हाइट उसकी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट हाइट पे वो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है v0 स्पीड से। हमें ये शो करना है कि जब एक गन से फायर किया जाएगा उस एरोप्लेन पे तो जो उसका जो शेल होगा वो एरोप्लेन को हिट करेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये हमें प्रूव करनी है इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे v0 है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, कांस्टेंट स्पीड, और v है इनिशियल स्पीड ऑफ द शॉट। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पे और अप्लाई करते हुए एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है इसकी बेसिक डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास ये एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ओ है वो पॉइंट जहाँ से शॉट फायर किया जाएगा। ए वो पॉइंट है जहाँ पे शॉट फायर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लेन पे ये हिट नहीं करेगा, ये प्लेन पे हिट करेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, v जो स्पीड है वो है स्पीड ऑफ द शॉट, जिस स्पीड से हम फायर शॉट करेंगे। v0 स्पीड होगी एरोप्लेन की और हाइट कांस्टेंट हाइट होगी ये भी एरोप्लेन की। ठीक है, अल्फ़ा वो एंगल है जिस एंगल से हम शॉट फायर करेंगे। ठीक है, ये इसके जो पॉइंट्स हैं उनको हमने नेम कंसीडर कर लिया। ओ सी और डी ये सेम पॉइंट्स होंगे जहाँ पे एरोप्लेन होगा। पहले एरोप्लेन होगा ए पे, जब एरोप्लेन इस पॉइंट पे होगा तो शॉट फायर किया जाएगा, लेकिन वो शॉट हिट करेगा एरोप्लेन को पॉइंट बी पे। ठीक है, तो ये सेम पॉइंट है ए बी और डाउनवर्ड्स सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे सी और डी। ठीक है, now let A be the position of the plane when the shot was fired and it hits the plane at B. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शॉट फायर करना है जब वो प्लेन पॉइंट ए पे होगा, लेकिन ये शॉट प्लेन को हिट करेगा जब एरोप्लेन पॉइंट बी पे पहुंचेगा। ठीक है, let v0 be the speed of the plane, then the distance covered by the aeroplane from A to B at time t is given by AB is equal to v0 t। हमें पता है कि कांस्टेंट स्पीड के लिए जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है s इज़ इक्वल टू वी टी। अब क्योंकि एरोप्लेन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्लाई कर रहा है तो एरोप्लेन का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं इस जनरल फार्मूला से, s इज़ इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस है वो है एरोप्लेन का A टू B, तो इसकी स्पीड है v0 स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, और जो टाइम लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्लाई करने के उस एरोप्लेन के वो होगा t। तो ए बी इज़ इक्वल टू v0 t। अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ये एक ट्राइंगल है ए ओ सी, इस ट्राइंगल में टेंजेंट अल्फ़ा बराबर है ए सी अपॉन ओ सी के। तो टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है एच और बेस है ओ सी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ओ सी। ए सी तो हमें पता है यहाँ पे है हाइट, कांस्टेंट हाइट ऑफ द एरोप्लेन जो बराबर थी एच के। ठीक है, ए सी को हमने लिख दिया एच, लेकिन ओ सी की वैल्यू हमने नहीं पता तो हमने ओ सी लिखा एज इट इज़। ठीक है, ओ सी की क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसे इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ले गए और ओ सी बराबर हो गया एच अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा के। नाउ 1 अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा बराबर होता है कॉट अल्फ़ा के, तो 1 अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कॉट अल्फ़ा के। यहाँ पे हम लिख देंगे एच कॉट अल्फ़ा, ओ सी इक्वल टू एच कॉट अल्फ़ा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है ओ सी प्लस सी डी और बी का वर्टिकल कंपोनेंट है एच। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बी का फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ओ सी प्लस सी डी। ओ सी की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की है एच कॉट अल्फ़ा, और सी डी की जगह हमने ए बी क्यों लिखा, क्योंकि देखें आप सी डी बराबर है ए बी के और ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी थी वी नॉट टी जो था डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन। तो हमने सी डी की जगह सिंपली रिप्लेस कर दिया ए बी को और ए बी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की थी जो थी वी नॉट टी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए बी के ओ सी प्लस सी डी।
एच कॉट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी, और वर्टिकल कंपोनेंट बी का था हाइट, जो कि कांस्टेंट हाइट थी एरोप्लेन की। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमारे पास हो गए एच कॉट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी, जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट है एच। ठीक है। पैरामीटर्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पैरामेट्रिक इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की होती हैं एक्स इज इक्वल टू वी कॉस अल्फ़ा टी, और y इज इक्वल टू वी साइन अल्फ़ा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है। ठीक है। v है इनिशियल स्पीड ऑफ द शॉट, जिस स्पीड से हमने शॉट फायर किया था एरोप्लेन पे। अब ये पॉइंट b जो है वो ट्रेजेक्ट्री पे लाया कर रहा है, क्योंकि पॉइंट b पे वो शॉट हिट किया था एरोप्लेन पे। तो इसीलिए हमने ये दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पुट करेंगे, और फिर हम ये सेकंड इक्वेशन में y वाली इक्वेशन में वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्लेस करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू वी कॉस अल्फ़ा टी। इसमें हम अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पुट करेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे एच कॉट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी। ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। x की प्लेस पे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, एच कॉट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी इज इक्वल टू वी कॉस अल्फ़ा टी। ठीक है। यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करना है कि टी वाली वैल्यूज़ को हम एक जगह ले आएँ। तो ये एक वैल्यू है वी नॉट टी, और ये वैल्यू वी कॉस अल्फ़ा टी, इसको भी हम लेफ़्ट साइड पे लाएंगे, और एच कॉट अल्फ़ा वाली वैल्यू को हम इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से हमने टी कॉमन ले लिया है दोनों साइड से। टी कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नॉट, और ये वाली टर्म एच कॉट अल्फ़ा की है राइट साइड पे। यहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो टी की वैल्यू हो जाएगी एच कॉट अल्फ़ा अपॉन वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नॉट। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमें वर्टिकल कंपोनेंट पुट करना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट था बी का एच, जो थी कांस्टेंट हाइट ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है। एच इज इक्वल टू वी साइन अल्फ़ा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है, वो टी की वैल्यू हम यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एच इज़ इक्वल टू वी साइन अल्फ़ा एज इट इज़। टी की जगह हमने ये टी की पूरी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है माइनस 1/2 जी, और टी स्क्वायर की जगह हमने इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करके यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। वी एच कॉस अल्फ़ा, अब ये कॉस अल्फ़ा यहाँ पे कहाँ से आया, देखें कॉट अल्फ़ा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा के। जब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा हो जाएगा कैंसिल डिनोमिनेटर वाला, और रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ बचेगा कॉस अल्फ़ा। तो वी एच कॉस अल्फ़ा अपॉन वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नॉट, ये टर्म हो गई सॉल्व, इस तरह से लिख दी। माइनस 1/2 जी, इस पूरी टर्म के ऊपर हमने कर लिया स्क्वायर, एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नोट का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे अब हमने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम की वैल्यू होगी 2 वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नॉट स्क्वायर। ये पूरी टर्म एलसीएम की जाएगी लेफ़्ट साइड पे और मल्टीप्लाई हो जाएगी लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, यहाँ पे ये एच कहाँ से आया, ये एच यहाँ पे भी है, और लेफ़्ट साइड पे बोथ साइड पे एच है। यहाँ से हमने एच कॉमन लिया और एक एच यहाँ से कॉमन लिया, तो ये एच हो गया कैंसिल। ठीक है। तो एलसीएम की टर्म लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ऊपर वाली टर्म पूरी इससे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू, तो ये पूरी टर्म एक बार आके यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नॉट माइनस जी एच कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है। इसे अब हम करेंगे सॉल्व। तो 2 वी कॉस अल्फ़ा माइनस 2, ये वाली पूरी टर्म हम ले जाएंगे इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे, और ये टर्म जो माइनस में, ये ऑलरेडी इक्वल टू के राइट साइड पे ही रहेगी। ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नॉट, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी नॉट माइनस वी कॉस अल्फ़ा। ये वी कॉस अल्फ़ा प्लस और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये टर्म हमारे पास राइट साइड पे रिमेनिंग रहेगी। ठीक है।
अब हमारे पास बचा -2v0 v cos अल्फ़ा माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस जी एच कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। बोथ साइड्स पे नेगेटिव साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास टर्म बची 2v0 v cos अल्फ़ा माइनस वी नॉट टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू जी एच। तो इक्वेशन में एक जो क्वेश्चन था इसमें हमें प्रूव करने के लिए यही टर्म दी थी और ये जो इक्वेशन है ये हो गई है प्रूव। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।